नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं दिखने में बहुत सुंदर थी। नीली गहरी आंखें, लंबे सीधे बाल, लेकिन मेरे नसीब में सुख नहीं था क्योंकि मेरा पति शराबी था। वो हमेशा बीमार ही रहता था और इसलिए मुझे कभी भी उसके प्यार की अनुभूति नहीं हो पाई। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी। ऐसे ही एक मुश्किल घड़ी में मेरी ज़िंदगी में नकुल आया। वो अकेले ही रहता था। मैं सब्जी बेचने का काम करती थी और एक दिन नकुल ने मुझे अपने घर थोड़ी सफाई का काम करने के लिए बुलाया। मैं उसके घर चली गई, लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाली हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं। मेरा नाम नैना है। एक दिन मैं सब्जी बेच रही थी, तभी वहाँ एक नौजवान आया और कहने लगा, अरे कितनी की दे रही हो पालक की सब्जी? मैंने कहा 20 की एक गुच्छी। ठीक है, 2 गुच्छियाँ दे दो। मैंने उससे 40 रुपये लिए और पालक की 2 गुच्छियाँ थैली में डालकर उसे दे दी। आज मेरी सब्जी बहुत हरी भरी और ताज़ा थी, इसलिए बहुत जल्दी बिक गई। मेरे पास अभी भी कुछ सब्जियां बची थी जो किसी से ली ही नहीं जा रही थी। मैंने सोचा कि किसी को फ्री में दे देती हूँ और जल्दी घर निकलती हूँ। उसी समय एक लंबा आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कितने की है पालक की सब्जी? सिर्फ 20 रुपये की एक गुच्छी। ठीक है, दे दो। इतना कहकर उसने गुच्छी ले ली और मुझे 500 का नोट पकड़ाया। मैंने कहा, अरे साहब, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। मैंने अपनी सारी बिक्री के पैसे 500 से 500 के नोट में ही बदले हैं, इसलिए मैं आपको छुट्टा नहीं दे सकती। वह मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। यह 500 रुपये तुम रख लो। मैं कल इसी वक्त वापस आऊँगा और अपने बाकी के 480 रुपये ले लूँगा। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। आजकल तो कोई 1 रुपया भी नहीं छोड़ता और यह आदमी पूरे 480 रुपये मेरे पास छोड़ने को तैयार था। साहब, इतनी बड़ी रकम मेरे पास क्यों छोड़ रहे हो? वह शांत स्वर में बोला, कोई बात नहीं, मैं वादा करता हूँ कल ज़रूर आऊँगा। उसके आत्मविश्वास और शांत स्वभाव को देखकर मैंने पैसे रख लिए और सब्जी एक थैली में डालकर उसे दे दी। उसके बाद मैंने जल्दी से अपना सामान समेटा और घर लौट आई। घर पहुंचकर देखा तो पति चारपाई पर लेटा हुआ था और उसकी खांसी लगातार चल रही थी। मैंने जल्दी से सामान अंदर रखा और उसे दवा दी, लेकिन आज उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी। मैंने पूछा, इतनी खांसी क्यों हो रही है? तबीयत और बिगड़ गई क्या? जब मैं उसके पास गई तो समझ में आया कि उसने फिर से कुछ नशा किया है। मुझे बहुत गुस्सा आया। क्या तुझे समझ नहीं आता? डॉक्टर ने साफ कहा है, अगर तुझे ज़िंदा रहना है तो नशा बंद करना पड़ेगा। इतनी हालत ख़राब है, फिर भी अकल नहीं आई तुझे? भगवान ने दिमाग दिया है, फिर भी तू इन बुरी आदतों से बाज नहीं आता। मेरा पति बहुत जिद्दी और बुरी आदतों वाला आदमी था। उसे लाख समझाओ, वो सुनने वाला नहीं था। अगर उसने मेरी एक भी बात मानी होती तो आज उसकी हालत ऐसी न होती। मैंने ठंडे पानी से हाथ पैर धोए, चेहरे पर पानी मारा तो थोड़ी राहत मिली। मैं सांवले रंग की थी, लेकिन मेरे नैन नक्श बहुत तीखे और चेहरा आकर्षक था। मेहनत भरी कामों की वजह से मेरा शरीर मजबूत और सुडौल बन गया था। लेकिन इसका क्या फ़ायदा? मेरे नसीब में तो एक शराबी पति ही आया। मेरे माता पिता ने जल्दीबाजी में मेरी शादी कर दी, इसलिए मैं सही ससुराल नहीं पा सकी। शायद यही मेरी किस्मत थी। उस रात मैं टेंशन में ही खाना खाकर सो गई। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह मैं फिर से सब्जी बेचने बाजार में निकल गई। इस समय मेरा सब्जी का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था। शाम के करीब 5 बजे वो कल वाला आदमी फिर से आया। मैंने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया। उसे देखकर मैं थोड़ा मुस्कुराई। मैंने पहले से ही तैयार रखे हुए 480 रुपये निकाले और उसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया और कहा, अरे इतनी जल्दी मत कीजिए। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा, यह तो आपके पैसे हैं, आपको तो लेने ही चाहिए। वो बोला, पैसे तो मैं लूँगा ही, लेकिन पहले मुझे आपको थोड़ी सब्जी खरीदनी है, फिर बाकी का हिसाब कर लेंगे। मैं हंसकर बोला, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उसने मुझसे कुछ सब्जियां खरीदी और फिर मैंने उसे बाकी के पैसे लौटा दिए। जाते जाते वह बोला, कल आपने जो सब्जियां दी थी वो बहुत ही अच्छी थी, ताज़ी और स्वाद में भी ज़बरदस्त।
मैं मुस्कुराकर बोली, अच्छा हाँ, मेरे पास की सब्जियां ताज़ी और साफ़ सुथरी ही होती हैं। वो व्यक्ति अपनी गाड़ी पर बैठा और चला गया, लेकिन अब वो रोज़ ही मुझसे सब्जियां लेने आने लगा। सब्जी लेते समय वह मुझसे ज़रा ज़्यादा ही बातचीत करने लगा। देखने में पढ़ा लिखा लगता था, कोई अच्छी सी नौकरी करता होगा ऐसा अनुमान होता था। बाकी ग्राहक बस सब्जी लेते थे और चले जाते थे। किसी को ना मुझसे बात करने में दिलचस्पी होती थी, ना मुझे देखने में। लेकिन यह आदमी जानबूझकर ज़्यादा वक्त रुकता और उसका ध्यान हमेशा मुझ पर ही लगा रहता। उसका ऐसा व्यवहार मुझे थोड़ा अजीब ज़रूर लगता, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर देती थी। हमें क्या करना है, हमारा काम अच्छा चल रहा है, बस सब्जी बेचनी है, बाकी किसी झमेले में क्यों पड़ना। यह सोचकर मैं आगे बढ़ती। एक दिन वो सुबह सुबह ही सब्जी लेने आ गया। उसे देखकर मैं थोड़ी हैरान रह गई, क्योंकि वह हमेशा शाम को ही आया करता था। उसे सब्जी देते हुए मैंने पूछा, आज आप सुबह ही आ गए? वो बोला, हाँ, आज मुझे छुट्टी थी इसलिए सुबह ही आ गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, अरे हाँ, मेरे घर पर थोड़ा काम है, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं? मैं सोच में पड़ गई, मेरी जैसी से उसे क्या काम हो सकता है। तभी उसने बात साफ करते हुए कहा, मेरे घर पर एक छोटा सा गार्डन है, वहाँ मुझे कुछ फूलों के पौधे लगाने हैं और थोड़ी सफाई भी करनी है। अगर आपकी जान पहचान में कोई औरत या लड़का हो तो क्या आप उन्हें मेरे पास भेज सकती हैं? मैं उन्हें अच्छा मेहनताना दूंगा। उसकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सोचकर मैंने जवाब दिया, ठीक है साहब, मैं ज़रूर किसी को भेज दूंगी। कब भेजना होगा? वो बोला, परसों। परसों रविवार है ना, मेरी छुट्टी होती है, मैं घर पर ही रहूँगा। मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नकुल है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, वैसे अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं खुद भी आ सकती हूँ। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और बोला, अरे क्यों नहीं, अगर आप आएंगी तो और भी अच्छा होगा। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी। उसने तुरंत मुझसे पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम नैना है। अगले दिन शाम को ठीक 5 बजे वो फिर से आया और बोला, नैना जी, तो फिर आप कल आ रही हैं ना? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ ज़रूर आऊँगी, लेकिन आपका घर कहाँ है यह तो मुझे पता नहीं। वो बोला, मेरा घर यहाँ से बहुत पास है, लेकिन रास्ता थोड़ा मुश्किल है, कई गलियों से होकर जाना पड़ता है, इसलिए बताने पर भी शायद आपको याद ना रहे। एक काम कीजिए, कल सुबह 10 बजे मैं यहीं आ जाऊँगा, फिर हम साथ में चलेंगे। मैंने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, मैं कल तैयार रहूँगी। उस शाम मैं सब्जियां बेचकर घर पहुंची। मेरा पति हमेशा की तरह नशे में ही था। आज तो उसने खाना भी नहीं खाया था। उसे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी और वह दिन ब दिन और भी कमज़ोर होता जा रहा था। मैंने ज़बरदस्ती उसे 2-4 निवाले खिलाए, फिर अपने लिए बैंगन की सब्जी और रोटी बनाई और अकेले ही खाना खाने बैठ गई। मैं हर रोज़ अकेले ही खाना खाती थी, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में और घर में कोई नहीं बचा था, बच्चे भी नहीं थे। शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन मेरे पति की बुरी आदतों की वजह से मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। शादी से पहले ही उसे शराब की लत थी, लेकिन मेरे माता पिता ने बिना जांच पड़ताल के जल्दबाजी में मेरी शादी कर दी। मेरा नसीब ही खराब था। मुझसे छोटी 4 बहनें थीं, इसलिए ज़्यादा खर्च ना करके उन्होंने मेरा रिश्ता ऐसे ही आदमी से तय कर दिया। मेरे लिए शादीशुदा जीवन एक तरह की कैद बन गया था। पति को हमेशा दवाइयों और डॉक्टरों पर पैसे खर्च करने होते थे। मैं सब्जियां बेच बेच कर जैसे तैसे घर चला रही थी। यही मेरी ज़िंदगी बनकर रह गई थी। किसी तरह खाना खाया, बहुत थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही सो गई। अगले दिन रविवार था। रविवार को मैं सब्जी बेचने नहीं जाती थी। नकुल मुझे अपने घर कुछ काम के लिए बुलाया था, इसलिए मैं जल्दी उठ गई, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए और आज खास तौर पर एक नई साड़ी पहन ली। हर दिन तो मैं पुरानी साड़ियाँ ही पहनती थी, लेकिन आज मन में था कि थोड़ा अच्छा दिखूं। किसके लिए यह मुझे खुद भी नहीं पता। सुबह ठीक 10 बजे मैं उसी जगह पहुंच गई जहां मैं रोज़ सब्जियां बेचती थी। नकुल पहले से ही वहां बाइक पर बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखकर वह मुस्कुराया। मैं उसके पास गई और कुछ पल वो मुझे देखता ही रहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने कहा, चलिए ना, कहीं देर तो नहीं हो गई? वो बोला, नहीं, आप बिल्कुल समय पर आई हो, मैं ही ज़रा जल्दी आ गया। ठीक है, तो चलिए। उसने कहा, हाँ बैठिए। मुझे थोड़ी झिझक हुई, क्योंकि मुझे कभी किसी की बाइक पर बैठने का अनुभव नहीं था। मैं वैसे ही खड़ी रही।
तभी वह फिर बोला, अरे बैठिए ना, चिंता मत कीजिए, घर पास ही है। मैं बाइक बहुत धीरे चलाऊंगा, पहले आप बैठिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो थोड़ा आगे सरका और मेरे बैठने के लिए पीछे जगह बना दी। मैंने अपनी साड़ी अच्छी तरह से संभाली और उसके पीछे बैठ गई। बैठ गई ना? हाँ, बैठ गई। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हाथ कहाँ पकड़ूं ताकि बैलेंस बना रहे। मैंने एक हाथ से पीछे पकड़ा, लेकिन दूसरे हाथ कहाँ रखूं यह नहीं समझ आ रहा था। तभी उसने कहा, आप चाहें तो अपना हाथ मेरे कंधे पर रख सकती हैं। चिंता मत कीजिए। यह सुनकर मुझे बहुत झिझक महसूस हुई, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। ठीक है, बस बाइक स्टार्ट करता हूँ। हाँ कीजिए। उसने बाइक धीरे धीरे चलाना शुरू किया। बाइक चलती रही। मुझे झटके लग रहे थे, लेकिन एक अजीब सा अनुभव भी हो रहा था। सब कुछ पीछे छूटता जा रहा था। हवा चेहरे से टकरा रही थी, ठंडी सुकून देने वाली। कुछ देर चलने के बाद वह एक बड़े से घर के पास रुका। सच कहूँ तो वह कोई घर नहीं बल्कि एक बंगला था। उसने बाइक रोकी और बोला, उतरिए। मैं धीरे से बाइक से उतर गई। उसके घर की ओर देखकर मैं एकदम स्तब्ध रह गई। वो एक बड़ा सा बंगला था जिसके सामने एक बड़ा गेट था। उसने गेट खोला और मुझे अंदर आने को कहा। मैं गेट से अंदर गई और जो देखा उसे देखकर हैरान रह गई। घर के चारों ओर बहुत सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे और एक खुली जगह थी। सब कुछ बहुत ही साफ सुथरा सलीके से सजाया गया और सुंदर लग रहा था। बाहर से ही घर भव्य और आकर्षक नजर आ रहा था। वह बोला, चलिए अब काम की योजना बना लेते हैं। मैंने उसकी ओर देखा और बस सिर हिलाया, लेकिन मन में बहुत सारे सवाल और ख्याल उमड़ने लगे थे। अब वह आगे आगे चल रहा था और मैं चुपचाप उसके पीछे। वो दरवाजे के पास पहुंचा और ताला खोलकर दरवाज़ा खोला। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, दरवाज़ा बंद क्यों था? क्या घर में कोई नहीं रहता? ऐसा सोचते हुए मैं चुप रही और कुछ नहीं पूछा। उसने मुझे अंदर बुलाया और सोफे पर बैठने को कहा। मैं वहीं खड़ी रही। क्या हुआ, बैठिए ना, मैं थोड़े संकोच के साथ बोली। नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं, काम के लिए आई हूँ। आप बस काम बता दीजिए, वो मुस्कुराकर बोला। अरे ऐसा परायों जैसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? आप पहली बार मेरे घर आई हैं, जरा बैठिए ना। फिर तो पूरा दिन आपको काम ही करना है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी शर्मा और हल्की सी मुस्कुराहट आ गई मेरे चेहरे पर। उसके दोबारा कहने पर मैं आखिरकार सोफे पर बैठ गई। वैसे वह सोफा इतना मुलायम था कि मैं जैसे किसी बादल पर बैठ गई हूँ। मेरी ज़िंदगी में कभी भी मैं इतने आरामदायक सोफे पर नहीं बैठी थी। कुछ ही देर में वह मेरे लिए चाय लेकर आया और बोला, लीजिए चाय पीजिए। मैं बोली, मैं तो घर से चाय पीकर आई हूँ। वो हंसते हुए बोला, अरे एक बार मेरे हाथ की चाय तो पीकर देखिए। मैंने उसके हाथ से चाय का कप लिया और 2 घूंट पी ली। चाय वाकई बहुत अच्छी बनी थी, गर्मा गर्म और सुकून देने वाली। चाय पीकर मैंने कप सामने टेबल पर रख दिया। तब वो बोला, नैना जी देखिए, घर के पीछे कुछ कचरा जमा है, उसे साफ करना है और वहाँ कुछ पौधे भी लगाने हैं। मैं नर्सरी से छोटे छोटे पौधे लेकर आया हूँ। आपको पौधे लगाने आता है ना? मैं मुस्कुराकर बोली, हाँ मुझे सारा काम आता है, आप बस बताइए कहाँ क्या करना है। वो उठा और बोला, चलिए मेरे पीछे आइए। मैं उसके पीछे चल दी। हम घर के पिछले हिस्से में पहुँचे। वहाँ एक बड़ी खुली जगह थी। कुछ छोटे छोटे पौधे लगे थे जिनमें सुंदर फूल खिले थे। आपको बागवानी और फूलों का बहुत शौक लगता है? मैंने कहा। वो बोला, हाँ नैना, मुझे फूलों से बहुत प्यार है, लेकिन वहीं एक कोने में काफ़ी कचरा जमा था। उसने कहा, ठीक है, आप काम शुरू कीजिए, मैं अंदर जा रहा हूँ। अगर कुछ चाहिए तो मुझे आवाज़ दे दीजिए। वह अंदर चला गया और मैंने कचरा साफ करना शुरू कर दिया। उसने जो पौधे नर्सरी से मंगवाए थे उन्हें कहाँ लगाना है यह सोचने लगी। करीब 2-3 घंटे काम करने के बाद वो वापस मेरे पास आया और बोला, नैना जी आपको भूख लग गई होगी ना? मैं बोली, हाँ लगी है, अब घर जाकर खाना खा लूँगी। अब तो रास्ता भी याद हो गया है। यह सुनकर वह हंसने लगा और बोला, अरे खाने के लिए घर जाने की क्या ज़रूरत है? मैंने बाहर से खाना मंगवाया है और थोड़ी ज़्यादा ही मंगवाया है, आप यहीं खा लीजिए। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी उलझन में पड़ गई, लेकिन फिर तय किया कि वही खाना खा लूँगी। बात करते हुए मैं उसकी ओर पीट करके खड़ी थी। जब मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा तो थोड़ा चौंक गई। वो सिर्फ एक हल्की सी बनियान और नीचे पैंट पहने हुए था। उसका सधा हुआ आकर्षक शरीर
शरीर देखकर मैं थोड़ी असहज हो गई, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया और ध्यान दूसरी ओर मोड़ लिया। मैंने सोचा, मैं यहाँ सिर्फ काम के लिए आई हूँ, बाकी किसी बात पर ध्यान नहीं देना है। मेरे पैरों में मिट्टी लगी हुई थी, इसलिए मैंने उससे कहा, क्या आप थोड़ा पानी ला सकते हैं? मैं बाहर ही हाथ पांव धो लूँगी। वो मुस्कुराते हुए बोला, नैना जी इतना टेंशन मत लीजिए, अंदर बाथरूम है, वहीं आराम से हाथ पांव धो लीजिए। मुझे थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन उसकी बात मानकर मैं बाथरूम में चली गई। बाथरूम बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर था। अंदर तरह तरह के साबुन रखे हुए थे। मैंने अपने हाथ पांव धोए और बाहर आ गई। वो हॉल में बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद मैं अंदर गया और खाने के पैकेट्स लेकर आया। नैना जी आइए, बैठिए, खाना खाते हैं। मैं बोली, ठीक है। मैं नीचे बैठ जाती हूँ, लेकिन वो तुरंत बोला, अरे नहीं, आप ऊपर बैठिए ना, नीचे क्यों बैठना। मैं फिर झिझकी, लेकिन उसकी बात मानकर सोफे पर बैठ गई। हम दोनों साथ साथ बैठकर खाना खाने लगे। मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा था, इतना अमीर आदमी होकर भी वह मुझे इतना सम्मान दे रहा था। मेरा मन बहुत भावुक हो गया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैंने उसकी तारीफ करते हुए कहा, सच में खाना बहुत अच्छा है। वो मुस्कुराते हुए बोला, आपको पसंद आया? बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। खाना खत्म होने के बाद मैं फिर काम में लग गई। अब दोपहर के करीब 3 बजे थे। मैं पौधे लगा रही थी, तभी वह फिर वहाँ आया। नैना जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं बोली, हाँ, लेकिन अभी काफ़ी काम बाकी है, एक दिन में पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो आप कल भी आ जाइए, चलेगा ना? मैंने कहा, ठीक है, मैं कल आ जाऊँगी। अब 4 बज चुके थे। मैंने उससे कहा, अब मैं घर जाती हूँ, कल फिर आऊँगी। वह बोला, ठीक है, अगर आपको हाथ पांव धोने हैं तो बाथरूम में जाकर आराम से धो लीजिए। मैं फिर से बाथरूम में चली गई। हाथ पांव धोते हुए देखा कि वहाँ 2 नल थे, एक ठंडे पानी का और एक गर्म पानी का। मैंने ठंडे पानी का नल खोला, क्योंकि थकी होने की वजह से ठंडा पानी अच्छा लग रहा था। इतना सुंदर और साफ बाथरूम मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था, लेकिन फर्श थोड़ी फिसलन भरी थी। अचानक मेरा पाँव फिसला और मैं ज़ोर से गिर पड़ी। मेरे मुंह से तेज चीख निकली। आउच! मेरी चीख सुनकर नकुल दौड़ता हुआ आ गया। बाथरूम का दरवाज़ा मैंने खुला ही छोड़ दिया था, इसलिए वह सीधा अंदर आ गया। मैं ज़मीन पर गिरी हुई थी, नल अभी भी चल रहा था और पानी मेरे ऊपर गिर रहा था। उसने फ़ौरन नल बंद किया और घबराकर पूछा, क्या हुआ? आप ठीक है ना? मैं दर्द से कराहते हुए बोली, पाँव फिसल गया। मेरे पाँव में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैं बोली, नकुल जी यह फ़र्श बहुत फिसलन भरी है, मुझे ऐसी चिकनी फ़र्श की आदत नहीं है। वो बोला, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, आराम से उठिए। मैं उठने की कोशिश कर रही थी। वो दरवाजे पर खड़ा था। मैं जैसे तैसे हाथों के बल उठ खड़ी हुई, लेकिन मेरे कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। बाथरूम में एक बड़ा सा आईना था। जब मैंने खुद को देखा तो समझ में आया कि मेरी साड़ी शरीर से चिपक गई है। इसी वजह से मेरे शरीर की आकृति पूरी तरह साफ नज़र आ रही थी। मुझे बहुत संकोच हो रहा था। वो तुरंत बोला, रुकिए, मैं टॉवल लाता हूँ। ऐसा कहकर वो बाहर चला गया। मैं वहीं खड़ी आईने में खुद को देखती रही। थोड़ी देर बाद टॉवल लेकर आया और मेरे हाथ में दे दिया। मैंने उसे टॉवल से चेहरा और शरीर पोंछा, लेकिन कपड़े भीगे होने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं बाथरूम में से बाहर आ गई और वहीं खड़ी हो गई। वो बोला, नैना जी आप ऐसे गीले कपड़ों में रहेंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैं बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं यही थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, कपड़े सूख जाएंगे। लेकिन उसने कहा, ऐसा नहीं चलेगा, आप रुकिए, मैं पास की दुकान से आपके लिए एक साड़ी लेकर आता हूँ। मैं बोली, अरे नहीं, इसकी क्या ज़रूरत, इतना कष्ट मत कीजिए। पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। नैना, इससे क्या कष्ट, मैं बस 10 मिनट में आता हूँ। वह तुरंत निकल गया। मैं हॉल में ही बैठी रही। गीले कपड़ों और पूरी घटना से मुझे बहुत असहज और बेचैनी महसूस हो रही थी। 10-15 मिनट में नकुल वापस आया। उसने थैली से एक नई साड़ी निकाली और मेरे हाथ में देते हुए कहा, यह साड़ी लीजिए और पहन लीजिए। जल्दी में थोड़ी शर्माते हुए मैं बोली, अरे नहीं, रहने दीजिए, आपने इतनी परेशानी क्यों ली? वो बोला, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखिए वहाँ पास में ही एक कमरा है, वहाँ जाकर कपड़े बदल लीजिए। ठीक है, मैंने धीरे से कहा और जाने लगी। तभी वह बोला, अरे रुको, साड़ी तो बदलोगी लेकिन ब्लाउज? उसकी बात अधूरी रह गई। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं बस इसी साड़ी को लपेट लेती हूँ। वह बोला, ठीक है।
मैं कमरे में गई और अपनी भीगी हुई साड़ी उतार कर नई साड़ी पहनने लगी। साड़ी बदलते हुए मेरा ध्यान अपने शरीर पर गया। ठंडे पानी की वजह से शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ गया था और ब्लाउज पूरी तरह शरीर से चिपक गया था। मैं हल्की सी काँप रही थी। किसी तरह खुद को संभाला और वो नई साड़ी पहन ली। वो आसमानी रंग की साड़ी थी, बहुत ही सुंदर। जब मैं बाहर आई तो नकुल सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वह एक पल के लिए मुझे देखता ही रह गया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, यह साड़ी आप पर बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उसकी तारीफ़ सुनकर मैं शर्माते हुए नीचे देखने लगी और बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ उठाई। वो बोला, अरे नैना, इसमें क्या बड़ी बात है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ठीक है, अब नहीं कहती, मैंने मुस्कुराकर कहा। थोड़ी देर बातचीत के बाद मैंने उसे धन्यवाद दिया और घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचने पर देखा तो मेरा पति घर में नहीं था। मुझे थोड़ी चिंता हुई। मैं बाहर जाकर पास की चाची से पूछने लगी, चाची, आपने मेरे पति को देखा? चाची बोली, हाँ, वो उधर दुकान की ओर गए थे। मैं तुरंत उस दिशा में चल दी। मेरा पति एक दुकान के बाहर खड़ा दिखाई दिया। वह वहाँ सिगरेट पी रहा था। मैं थोड़ी नाराज़ होकर बोली, अरे मैंने कहा था ना कि घर पर ही रुको, तो फिर इधर क्यों आए? उसने कहा, घर पर बोर हो गया था, इसलिए थोड़ी देर बाहर निकल आया। मैंने कहा, चलो अब घर चलो। वो सिर हिलाते हुए बोला, हाँ चलो। हम दोनों तुरंत घर लौट आए। घर आने के बाद भी मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई, लेकिन मन बार बार उस घटना की ओर जा रहा था जब मैं पूरी तरह भीग गई थी और नकुल भागता हुआ आया था। तब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी थी और उसकी नज़रों में मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ था, लेकिन उसकी वो नज़र मुझे गलत नहीं लगी। उल्टे मुझे लगा कि वह मुझे बहुत आदर से देखता है। जब कोई गरीब औरत को इतने सम्मान से देखता है तो दिल भर आता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि इतना बड़ा घर है, फिर भी वह अकेला क्यों रहता है? क्या उसका कोई परिवार नहीं? क्या उसकी शादी नहीं हुई? वैसे देखा जाए तो उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं लगती। वह मेरी ही उम्र के आसपास का लगता है। मैंने तय किया कि कल उससे यह ज़रूर पूछूंगी। रात को मुझे लगने लगा कि यह रात कब ख़त्म होगी और अगला दिन कब आएगा, क्योंकि मुझे फिर से उसके घर जाना था। अगले दिन मैं जल्दी उठी, नहाई और तैयार होकर नकुल के घर की ओर चल पड़ी। उसका घर मेरे घर से बहुत दूर नहीं था। लगभग 15-20 मिनट में ही मैं वहाँ पहुँच गई। करीब 10:30 बजे होंगे। वह घर के बाहरी आंगन में था। गेट थोड़ा खुला था तो मैं सीधे अंदर चली गई। वह मोबाइल पर कुछ कर रहा था। उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा, क्या बात है, आज सारा काम खत्म कर ही देती हूँ। अरे नहीं, आज कोई जल्दी नहीं, आराम से काम कीजिए। वह बोला, फिर आगे कहने लगा, आइए ना, अंदर नाश्ता करिए। मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नाश्ता करके आई हूँ। नैना जी, आपको नाश्ता करना ही पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है, इतनी सुबह खाने की आदत नहीं है। लेकिन फिर भी वो बोला, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, और मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगा। उसका हाथ पकड़ना मुझे थोड़ा अजीब लगा। शायद उसे भी यह महसूस हुआ और उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया। थोड़ा झिझकते हुए वह बोला, आइए अंदर। मैं अंदर गई। उसने मेरे लिए स्वादिष्ट नाश्ता लगाया। मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया। मैंने कहा, बस हो गया, मेरा पेट भर गया। नैना जी, आप तो बहुत कम खाती हैं। उसका यह कहना सुनकर मैं मुस्कुरा दी। फिर मैंने कहा, ठीक है, अब मैं पीछे जाकर बाकी काम पूरा करती हूँ। आधे घंटे के भीतर वह फिर वहाँ आया और बोला, आपका काम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। उस वक्त मैं कुछ छोटे गड्ढे खोद रही थी। गड्ढा खोदने का सारा सामान उसके घर में था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। मैं पौधे लगाने के लिए गड्ढे तैयार कर रही थी, लेकिन कुछ गड्ढे अभी बाकी थे। तब वह बोला, क्या मैं आपकी मदद करूं? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। वो बोला, नैना जी, मुझे भी सीखने का शौक़ है। एक बार करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हुआ। मैंने कहा, ठीक है। उसने मेरे हाथ से फावड़ा लिया और खुद खोदना शुरू किया, लेकिन वह फावड़ा उल्टा पकड़कर खोद रहा था। मैंने कहा, अरे ऐसे नहीं, ये देखो, ऐसे करना होता है। मैंने उसके हाथ से फावड़ा लिया और उसे ठीक से इस्तेमाल करना सिखाया। फिर उसने फिर से कोशिश की, लेकिन अभी भी उसे ठीक से नहीं आ रहा था। फिर वह बोला, एक काम करो, मेरा हाथ पकड़कर सिखा दो। उसकी यह बात सुनकर मैं चौंक गई, लेकिन फिर वह गंभीरता से बोला, ठीक है, अगर आप नहीं चाहती तो रहने दो। उसके चेहरे पर हल्की उदासी देखकर मैंने कहा, नहीं नहीं, सिखाऊंगी, नाराज़ मत हो। मैं उसके पास गई, अपने हाथों से उसका फावड़ा ठीक से पकड़ा और बताया कि कैसे पकड़ना है। उसे सिखाते वक्त मेरे हाथ उसके हाथों को छू रहे थे, लेकिन मैंने उस पर ध्यान न देते हुए अच्छी तरह से फावड़ा चलाना उसे सिखाया।
अब वो सही तरीके से फावड़ा चलाने लगा और छोटे छोटे गड्ढे खोदने लगा। जब उसे काम ठीक से आने लगा तो वह बहुत खुश हुआ और बोला, थैंक यू, आपने मुझे सिखाया। कुछ देर बाद उसने कहा, ठीक है, आप यह काम पूरा कीजिए, मैं दूसरा काम करता हूँ। वो अंदर आ गया और एक बड़ी कैंची लेकर आया। नैना, ये छोटे छोटे बहुत सारी टहनियों से भरे हैं, मैं इनकी पौधे नैना ये छोटे पौधे बहुत सारी टहनियों से भरे हैं, मैं इनकी कुछ टहनियाँ काट देता हूँ। अब वो उन पौधों की फालतू टहनियाँ काटने लगा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ मेरी ओर ही था। मैं बहुत तेज़ी से काम कर रही थी। साड़ी का पल्लू मैंने लपेट रखा था। मैंने पूछा, नकुल जी, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? वह कुछ देर चुप रहा। फिर मैंने कहा, क्या मैंने कुछ गलत पूछा? नहीं, हाँ, मैं अकेला ही रहता हूँ। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। क्यों? आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? वो एक बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। उसका यह जवाब सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख जरूर है, क्योंकि उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी दिख रही थी। मुझे लगा शायद वह किसी लड़की से प्यार करता था, लेकिन उससे शादी नहीं हो पाई, इसलिए आज भी कुंवारा है। मैं काम कर रही थी, लेकिन मैंने देखा कि उसका वहाँ रुकने का कोई खास कारण नहीं था। फिर भी वह मेरे आसपास ही चक्कर काट रहा था और बार बार मुझे ही देख रहा था। मुझे लगने लगा कि शायद उसे मैं पसंद आने लगी हूँ। नैना जी, आपको भूख लगी होगी, खाना खा लीजिए। नहीं, अभी नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, मैंने बहुत अच्छी आइसक्रीम मंगवाई है, चलिए वही खाते हैं और यहीं बाहर ही खाते हैं, अंदर नहीं। ठीक है, चलेगा। वो तुरंत अंदर गया और एक आइसक्रीम का पैकेट और 2 छोटी कटोरियाँ लेकर आया। उन कटोरियों में उसने आइसक्रीम निकाली और एक कटोरी मुझे दी। मैंने कटोरी हाथ में ली, लेकिन वहीं खड़ी रही। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? आपको आइसक्रीम पसंद है ना? ऐसा कुछ नहीं है तो खाइए ना। मैंने आइसक्रीम खाना शुरू किया। आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की थी, उसका स्वाद बेहतरीन था। हम दोनों आइसक्रीम खाने लगे। आइसक्रीम ख़त्म होने के बाद फिर से हम काम में लग गए। अब वह मेरे साथ छोटे मोटे काम करने लगा था। वो उस बड़ी कैंची से पौधों की टहनियाँ काट रहा था। मैंने उसे देखा तो चौंक गई, क्योंकि वह टहनियाँ ऐसे काट रहा था जैसे ये काम वह रोज़ ही करता हो। मैंने कहा, आप तो बहुत अच्छी से टहनियाँ काट रहे हैं। हाँ, मुझे आदत है यह काम करने की। मैंने पूछा, मैं भी करके देखूं? हाँ, क्यों नहीं, लीजिए, यह कैंची लीजिए। उसने कैंची मेरी ओर बढ़ाई। मैंने उसके हाथ से कैंची ली और टहनियाँ काटना शुरू किया, लेकिन मुझे वह काम ठीक से नहीं आ रहा था। अरे, यह तो मुझे आता ही नहीं। वो बोला, 2-4 बार करके देखो, फिर आ जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे टहनियाँ काटना नहीं आया। तब नकुल बोला, अच्छा ठीक है, जैसे आपने मुझे फावड़ा चलाना सिखाया था, अब यह काम मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, चलेगा। वह मेरे पास आया और अपने हाथ मेरे हाथ पर रखा। तब मैं थोड़ी डर गई और बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं थोड़ी दूर हट गई। अरे, मैं आपको टहनियाँ काटना सिखा रहा हूँ कि कैंची कैसे पकड़ते हैं। मैं थोड़ी सतर्क हो गई, लेकिन फिर बोली, ठीक है, सिखाइए। वो मेरे पास आया, उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और कैंची मेरे हाथ में दी। देखिए, ऐसे कैंची पकड़नी है और धीरे धीरे ऐसे चलानी है। उसने एक पौधे की टहनी पकड़ी और उसे काट कर दिखाया। मेरे हाथ उसके हाथों में थे। उसकी मदद से मैंने भी वह टहनी काट दी। वो टहनी बहुत आसानी से कट गई थी और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह मैंने इतनी आसानी से कैसे कर दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, नैना, हो गया ना? मैंने कहा, हाँ, हो गया। मैंने फिर 2 टहनियाँ काटने की कोशिश की। पहली बार ठीक से नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मेरा काम बेहतर होता जा रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, आपसे हो जाएगा, बस कोशिश करते रहो। अब एक बड़ी टहनी काटनी थी, लेकिन मुझसे हो नहीं रही थी। वो मेरी बाईं तरफ खड़ा था। फिर बोला, ऐसा करते हैं, मैं आपके पीछे खड़ा होता हूँ। मैंने बस गर्दन घुमाकर हामी भरी। अब मेरे हाथ में कैंची थी, वह मेरे पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ मेरे हाथों पर रख दिए। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया हो। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन ऐसी स्थिति में मैं पहली बार थी। वो पूरी तरह मेरे पीछे खड़ा था और उसके दोनों हाथ मेरे हाथों पर मजबूती से टिके हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था वह मुझे टहनी काटना सिखा रहा था या फिर उसके पीछे कुछ और ही इरादा था। मेरे मन में थोड़ी घबराहट सी होने लगी। उसने बड़ी टहनी को पकड़ा और मेरे हाथों को सही दिशा में बढ़ाया। उसकी मदद से वो टहनी भी आसानी से कट गई। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही उसके हाथों की गर्माहट मेरे हाथों में साफ महसूस हो रही थी।
वह मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था और उसकी छाती की तपिश मेरी पीठ पर महसूस हो रही थी। यह सब मेरे लिए नया और थोड़ा उलझन देने वाला था। वो बोला, देखो हो गया ना, चलो एक और करते हैं। हम दूसरी टहनी की ओर गए। उसने अपने हाथों मेरे हाथों से सटा लिए और मैं दूसरी टहनी के पास जाकर खड़ी हो गई। वो मेरे पास आया और बोला, पहले जैसा ही करेंगे, ठीक? मैंने कुछ नहीं कहा। अब वह फिर मेरे पीछे आ गया और उसने फिर से अपने हाथ मेरे हाथ पर रख दिए। इस बार तो जैसे उसने मुझे फिर से बाहों में भर लिया था, जैसे कोई पति प्यार से अपनी पत्नी को बाहों में भरता है। अब वह पहले से भी ज़्यादा करीब था। उसने फिर एक टहनी को पकड़ा और मिलकर हमने उससे काट दिया। टहनी कटने के बाद मेरे हाथ ऊपर चले गए और उसी वक्त कैंची नीचे गिर गई। मैं थोड़ा घबरा गई और फ़ौरन बोली, सॉरी सॉरी, माफ़ कीजिए। वो बोला, कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो, गिर गई तो गिर गई। अब मैं थोड़ी घबराई हुई थी, जैसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। मैं बोली, मैं वो कैंची उठाती हूँ। वो बोला, हाँ उठाओ। मैं नीचे झुकी और कैंची उठाई। वो लगातार मेरी तरफ ही देख रहा था। उसकी निगाहों में कुछ अलग ही बात थी। उसने मेरे हाथ से कैंची ली और अचानक उसका हाथ मेरी कमर पर आ गया। फिर उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। उसकी इस हरकत से मैं चौंक गई, लेकिन अब मेरा शरीर जैसे मेरे काबू में ही नहीं रहा था। उसकी बाहों में मैं खो सी गई। उसने अपने दोनों हाथों से मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझे अपनी बाहों में उठाकर अपने करीब किया। मेरी और उसकी सांसें एक दूसरे से मिल रही थी। मेरा शरीर पसीने से थोड़ा भीग गया। अब तो मैं जैसे मोम सी पिघलती जा रही थी। वो बोला, अंदर चलें? मैंने बस गर्दन हिलाई। उसने मुझे उठा लिया और अपने घर की ओर ले जाने लगा। उस पल मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। वह भी शायद मेरी खूबसूरती पर मोहित हो गया था। हम दोनों जैसे किसी नशे में थे। वह मुझे उठाकर घर के अंदर ले गया। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुँचे, तभी बाहर गेट की आवाज़ आई। गेट की आवाज़ सुनते ही मुझे होश आया। उसने मुझे नीचे उतार दिया और मैं खुद को संभालते हुए खड़ी हो गई। वह गेट की ओर देखकर बोला, लगता है कुरियर वाला है, कोई कुरियर होगा। वो गेट की ओर चला गया। क्या हो गया था मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मैं बेसब्री से चाह रही थी कि वह फिर से अंदर आए। नकुल बाहर कुरियर वाले से बात कर रहा था। शायद कोई ज़रूरी कुरियर था, लेकिन 5 मिनट बीत गए और वह अभी तक नहीं आया। अब मुझे होश आया, मैं क्या कर रही थी, इस ख्याल से भीतर तक हिल गई। मैं तुरंत घर से बाहर निकली। दरवाजे के पास मेरी चप्पलें थी। मैंने झट से पहन ली और घर जाने का फैसला किया। मैं जैसे ही गेट के पास पहुंची, नकुल और कुरियर वाला वहां खड़े थे। नकुल बोला, अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही हैं आप? मैं गेट के बाहर निकलते हुए बोली, मुझे घर पर बहुत ज़रूरी काम याद आया है। वो बोला, रुकिए 2 मिनट। मैं वहीं रुक गई। वो कुरियर ले रहा था और उस पर साइन कर रहा था। कुरियर वाले ने उसे धन्यवाद कहा और चला गया। मैं अब भी गेट के पास खड़ी थी। नकुल मेरी ओर देखकर बोला, नैना जी क्या हुआ अचानक, कहाँ जा रही हैं? उसके शब्दों से लगा कि उसे भी पीछे जो हुआ उसकी पूरी समझ है। शायद वह भी सही और गलत के फ़र्क में उलझ गया था। मैंने कहा, मुझे ज़रूरी काम है, मैं कल आ जाऊंगी। वो बोला, 1 मिनट रुकिए। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आपको देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। मुझसे अगर कुछ गलत हो गया हो तो माफ़ कीजिए। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सच में ज़रूरी काम है, मैं कल ज़रूर आऊँगी। वह बोला, ठीक है, आपके काम का पैसा मैं कल दे दूँगा। मैं गेट के बाहर निकलकर घर की ओर चल पड़ी, लेकिन मेरा दिल अब भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया था। मैं घर पहुंच गई, लेकिन मन बेचैन था। मैं घर में इधर उधर टहलती रही, फिर आखिर में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। लेकिन नकुल की यादें बार बार सामने आ रही थीं। उसका चेहरा आंखों के सामने घूमता रहा। मैं सोचती रही, क्या मैंने वहाँ से निकलकर कोई गलती की? क्या मुझे थोड़ा और रुकना चाहिए था? क्या मुझे अपने मन की भावनाओं को पूरा करना चाहिए था? क्या नकुल को बुरा लगा होगा? क्या मेरी अचानक रुखाई से उसने अपमान महसूस किया होगा? ऐसा न जाने कितने सवाल मेरे मन में घूमते रहे। आखिरकार मैंने तय किया कि मैं कल ज़रूर जाऊंगी। उसी उलझन में मैंने खाना खाया और सो गई। सुबह उठकर देखा तो मेरा पति खाट पर लेटा हुआ था। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। घबराकर मैं उसके पास गई और उसे हिलाया, लेकिन फिर भी वह नहीं जागा। अब तो मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैं तुरंत पास की चाची को बुलाने दौड़ी और एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया। हम उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए।
मेरे पति की मौत से जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। वह जैसे भी थे लेकिन मेरे पति थे। जो किस्मत में लिखा था वही हुआ। मैं बहुत दुखी हो गई। पति को घर लाया और सारे अंतिम संस्कार पूरे किए। कुछ रिश्तेदार घर आए थे। इन सब में 15 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। सभी रिश्तेदार चले गए और घर एकदम शांत हो गया। लेकिन घर बहुत खाली लग रहा था। पति भले ही किसी काम के ना थे लेकिन घर में तो होते थे। अब वह भी नहीं थे। कुछ दिनों बाद मायके वालों ने कहा, यहाँ आ जा, मन हल्का होगा। लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मुझे यहीं रहना है, जब मन होगा तब आऊँगी। कुछ दिनों बाद मुझे फिर से काम पर लौटने की ज़रूरत हुई। नकुल जी के दिए हुए पैसे मुझे याद थे। उनमें से कुछ पैसे मैंने जमा कर लिए थे और कुछ मेरे खर्च हो गए थे। फिर मैंने सब्जी बेचने का काम दोबारा शुरू किया और सोचा रुपए धीरे धीरे चुका दूंगी। उन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। उनके एहसान को मैं कभी नहीं भूल सकती थी। मैंने अपना सब्जी बेचने का काम फिर से शुरू कर दिया। सुबह से ही सब्जी बेचने लगी। 2 दिन काम अच्छा चला। तीसरे दिन सुबह 9 बजे नकुल जी के बचे हुए रुपए लेकर मैं उनके घर पहुंची। वे घर पर ही थे और उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि मुझे देखकर वे बहुत खुश हुए। हालांकि मैंने उदास चेहरे के साथ कहा, नकुल जी आपने मेरी बहुत मदद की, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वे बोले, हो गया ना तुम्हारा काम, फिर कोई बात नहीं। मैंने उन्हें पैसे देते हुए कहा, ये लीजिए, आपके कुछ पैसे बचे थे। तब वे बोले, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, आप बाद में कभी भी दे देना, मैं आपसे तुरंत पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ। मैंने जवाब दिया, नहीं देखिए, ये पूरे पैसे नहीं हैं, आप ये रखिए। अब मैंने अपना काम फिर से शुरू किया। वे बोले, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। वैसे आपके पति की तबीयत अब कैसी है? मैंने उदासी से कहा, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। यह सुनकर नकुल जी बहुत दुखी हो गए। वे बोले, जाने दीजिए नैना जी, हमारे नसीब में होता है, जो होता है वही होता है, भगवान ने वही तय किया होता है, सब कुछ पहले से ही लिखा होता है, हमें उसे स्वीकार नहीं पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ सही कहा आपने। फिर मैंने कहा, ठीक है नकुल जी, अब मैं चलती हूँ। आपके काम का क्या हुआ? वे बोले, नैना मैंने कुछ दिन तुम्हारा इंतजार किया लेकिन जब तुम नहीं आई तो वह काम मैंने खुद ही कर लिया। मैंने उनका धन्यवाद किया और घर लौट आई। मैंने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। मेरा सब्जी बेचने का काम अच्छी तरह से चलने लगा था। नकुल जी हर शाम 5 बजे मेरे पास सब्जी लेने आते थे। उनका मेरे साथ व्यवहार बदल गया था। अब वे बहुत ही सम्मान से बात करते थे लेकिन मैं अब पहले जैसी खुलकर नहीं रहती थी। मन में थोड़ी नाराज़गी बनी रहती थी। एक दिन शनिवार था, शाम के 5 बजे नकुल जी मेरे पास सब्जी लेने आए। वे बोले, नैना जी क्या आप रविवार को काम बंद नहीं रखती? मैंने जवाब दिया, हाँ रविवार को सब्जी का काम बंद रहता है। तब वे बोले, तो फिर कल आप फुर्सत में होंगी तो मेरे घर आइएगा, काफ़ी दिन हो गए हैं आप आई ही नहीं। मैंने पूछा, कोई ख़ास काम है क्या? वे बोले, नहीं कोई ख़ास काम नहीं है लेकिन आप आइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने मुझे अपने घर बुलाया था जिससे मेरे मन में उत्सुकता और खुशी दोनों भर आई। अगले दिन सुबह मैं उनके घर पहुँची। वे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे अंदर बैठने को कहा और मेरे लिए चाय बनाई। कुछ समय तक हम इधर उधर की बातें करते रहे। फिर वे बोले, नैना जी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना। वह थोड़ा व्यक्तिगत है लेकिन यह बात कई दिनों से मेरे दिल में है। सोचता रहा कि बताऊं या नहीं, लेकिन अब आपको बताकर हल्का महसूस करना चाहता हूँ। मैं चुपचाप सुन रही थी और नकुल जी बोले, नैना जी क्या आप मुझसे शादी करेंगी? इतना कहकर वे रुक गए लेकिन मैं समझ गई कि वे क्या कहना चाहते हैं। मुझे शादी करना चाहते हैं। मैं घबरा गई, समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूँ। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने पूछा, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैं बोली, नहीं नकुल जी, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करती हूँ लेकिन आप और मैं बहुत अलग है। मैं गरीब हूँ और आप अमीर। हमारा साथ आना मुझे मुमकिन नहीं लगता। नकुल जी बोले, नैना जी गरीब अमीर कुछ नहीं होता। आज मेरे पास पैसा है, कल नहीं भी हो सकता। आज आप छोटा बिजनेस करती है, कल बड़ी बिजनेस वूमेन बन सकती हैं। भविष्य कब बदल जाए कौन जानता है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे आपसे सच्चा प्यार है। मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ आपके साथ ही बिताना चाहता हूँ। प्लीज़ आप अपना फैसला मुझे बताइए। मैं बोली, नकुल जी इस बात पर सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं बाद में बताऊंगी। मैं घर लौट आई और हमेशा की तरह अपना सब्जी का काम शुरू किया। नकुल जी रोज़ की तरह सब्जी लेने आते रहे और हर बार उनकी नज़रों में हमेशा एक ही सवाल होता,
मैंने क्या सोचा, आखिर एक दिन उन्होंने पूछा, नैना जी आपने अभी तक अपना फैसला नहीं बताया। मैं बोली, नकुल जी मुझे कुछ महीने, कम से कम 6 महीने दीजिए सोचने के लिए। वे बोले, ठीक है, जितना समय चाहे ले लीजिए। मैंने 6 महीने का समय इसलिए लिया था क्योंकि मुझे ये पक्का करना था कि नकुल जी का प्यार मेरे लिए सच्चा है, सिर्फ आकर्षण। यह तो समय ही साबित कर सकता था। इन 6 महीनों में नकुल जी रोज की तरह व्यवहार करते रहे। वे हर दिन सब्जी लेने आते और हमेशा सम्मान से बात करते। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। एक रात जब मैं सो रही थी, मन में ख्याल आया, मैं उन्हें इतना इंतजार क्यों करा रही हूँ? क्या मैं सच में गलत कर रही हूँ? जैसे ही उनके बारे में सोचा, मन बेचैन हो गया। मैं अभी भी जवान थी और मेरी भी कुछ शारीरिक ज़रूरतें थी। ऐसा लग रहा था कि अभी जाकर नकुल जी से मिलूं, उन्हें गले लगाऊं और खुद को उनके हवाले कर दूं। लेकिन मैंने खुद को संभाला। अभी 4 महीने बाकी थे, लेकिन मुझे लगने लगा अब ज़्यादा वक्त लेना ठीक नहीं। अगले दिन मैं नकुल जी के घर गई और उन्हें कहा, नकुल जी आपके साथ अपनी आगे की ज़िंदगी बिताने के लिए मैं तैयार हूँ। यह सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी के मारे उन्होंने मेरे गाल पर हल्के से एक प्यारा सा किस किया। नकुल जी मेरी ज़िंदगी में पति के रूप में आने वाले हैं, इसका मुझे बेहद सुखद एहसास हुआ। इतना सच्चा प्यार करने वाला, सम्मान देने वाला जीवन साथी मिलना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं था। बाद में हमने बहुत ही सादगी से शादी की। मेरे माता पिता ने भी इस शादी को अपनी मंजूरी दी। कई रिश्तेदारों को बुलाया गया और सभी ने हमें आशीर्वाद दिया। अब मेरी ज़िंदगी एक नया अध्याय शुरू कर चुकी थी। प्यार, सम्मान, सुख और खुशियों से भरा हुआ था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी आपको सबसे पहले मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।